प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पाठ में आए हुए सभी प्रकार के प्रश्न, चाहे वो दीर्घोत्तरी हो, लघुत्तरी हो या बोधात्मक हो, सभी प्रकार के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं प्रश्न संख्या 1 एनसीईआरटी बुक का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न की ओर। प्रश्न को ध्यान से देखें। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है, यानी किस प्रकार की सोच को दर्शाती है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वो दो तरह की मानसिकता को दर्शाती है। आधुनिक भारत में भी हम इस बात पे सबसे अधिक खुश होते हैं कि जब इंग्लैंड या अमेरिका हमारी पीठ ठोकता है तो हमें लगता है कि हर समय किसी पश्चिमी देश के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, यानी कोई भी हम अच्छा काम करें तो जब तक पाश्चात्य देशों की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम उसे सही नहीं मानते। और दूसरा है इस मुद्दे का दूसरा पहलू, सरकारी तंत्र में कुछ लोग तिल का ताड़ यानी छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ बताने की फिराक में रहते हैं। तो इस तरह दो प्रकार की मानसिकता नज़र आती है। पहला जो है वह मानसिकता पश्चिमी देशों के प्रति, और दूसरी जो छोटी चीज़ों को, छोटे तथ्यों को बड़ा कर देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखें कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। चलिए इसके उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था क्योंकि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पे क्या क्या पहनेंगी। दर्जी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार था। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे तो बिल्कुल ईमानदारी से करे, वो भी ईमानदारी से कर रहा था। उसकी परेशानी वाजिब थी, उचित थी, होना भी चाहिए। हम कोई भी कार्य करें तो काफ़ी मन से हमें करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 और देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, क्या क्या उसमें चीज़ें परिवर्तित हुई होंगी। आइए इसके उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नई दिल्ली के काया पलट के लिए कई काम किए गए होंगे। उदाहरण के लिए सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ की मरम्मत, साइन बोर्ड, भवनों की रंगाई पुताई, पेड़ों की कटाई छटाई। इसके अलावा झुग्गे झुपड़ियों को भी हटाया गया होगा। जो सड़कों पे भीख मांगने वाले होंगे उन्हें भारत की दुर्दशा को न बयां कर दें, उनको भी हटाया गया होगा। यानी तैयारियां हर तरह से की गई होंगी कि कुछ भी कमी शेष न रहे। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम बढ़ते हैं। जो इस तरह की पत्रकारिता की रानी की छोटी छोटी खबरों को प्रकाशित किया जा रहा था, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। चलिए इसके उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता मानसिक खालीपन को दर्शाता है। जिन पत्रकारों के पास लिखने के लिए कोई राष्ट्रहित का मुद्दा, कोई देश की प्रगति का मुद्दा या कोई जो मानव कल्याण का मुद्दा नहीं होता, वह इसी प्रकार की पत्रकारिता करते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतें आदि का वर्णन का दौर चल पड़ा है। आजकल की पत्रकारिता में छोटी छोटी चीज़ें, यानी सेलिब्रिटी हैं तो उनकी छोटी छोटी गतिविधियों को भी स्थान दिया जाता है। राष्ट्रीय हित के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। 5वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 5वां प्रश्न, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पे क्या प्रभाव डालती है। इसके उत्तर को हम देखें। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को सपनों की दुनिया में ले जाने का काम करती है, केवल सपने दिखाती है। युवा पीढ़ी को तड़क भड़क की दुनिया ज़्यादा भाती है, यानी युवा भी मोटिवेट होते हैं कि ऐसे सेलिब्रिटी हैं, उनका इस अवसर पे इस तरह पहनते हैं, इतना महंगा पहनते हैं, तो युवा पीढ़ी ज़्यादातर मोटिवेट होते हैं, ज़्यादातर उत्प्रेरित होते हैं। प्रायः हर नामचीन अखबार में एक रंग बिरंगा सेक्शन छपता है जिसमें फिल्मी हस्तियों, खिलाड़ियों, अन्य मशहूर हस्तियों की रंग बिरंगे तस्वीरें होती हैं। अधिकांश युवा केवल इसी सेक्शन को ध्यान देता है। आप पेपर में जो फैशन,
या युवाओं की क्रेज, युवाओं से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उस पे ध्यान देता है, देश की गतिविधियों पे कम ध्यान देता है, क्योंकि गंभीर संपादकीय से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। चलिए हम सभी छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न इस प्रकार है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या से प्रयास किए थे, कौन कौन से प्रयास किए थे। चलिए इसका उत्तर इस प्रकार है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने बड़े बड़े प्रयास किए। पहले वो पूरे हिंदुस्तान की खाक छानता रहा, फिर मूर्ति में इस्तेमाल हुए पत्थर, जैसे ही पत्थर मिल जाए फिर वह ढूंढता रहा, सभी पहाड़ी क्षेत्रों पे गया लेकिन फिर भी नहीं मिला। वह हिंदुस्तानी नेताओं की मूर्तियों का नाक का मुआयना करना निकला कि नाक उनमें से काट के लगा देंगे और फिर जो है अपने जो नेताओं पे पुनः स्थापित कर देंगे, लेकिन इससे भी बात न बनी क्योंकि सबकी नाक बड़ी निकली। उसके बाद उसने पटना सिक्रेट के पास लगी कुछ बच्चों की, किशोर वय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बच्चों की भी मूर्तियों की नाप लेने गया और देखने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी असफल रहा। इसके अलावा जिंदा नाक तक भी प्रयास किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 है आपका। 7वां, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पे करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर गई हैं, सब हुक्काम एक दूसरे के नेता का। पाठ में ऐसे अन्य कथन को भी छाट कर आपको लिखना होगा। जैसे एक कमेटी बनाई गई जिसे यह काम सौंपा गया, लानत है आपकी अक्ल पर। ये देखिए, विदेश की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, ये भी कथानक में आया है। यदि जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर हम रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, जो इस तरह दिखाते हैं हमारी व्यवस्था को। प्रश्न के 8 की ओर हम बढ़ते हैं। नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का द्योतक है, इस बात को पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है। चलिए उत्तर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह रचना पूरी नाक के मुद्दे पर आधारित है। जॉर्ज पंचम की नाक का मुद्दा है जिसके न रहने से महारानी के नाराज होने का खतरा है। हुक्मरानों को लगता है कि हिंदुस्तान की नाक बचाने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक का पुनर्निर्माण जरूरी है। मूर्तिकार को लगता है कि हिंदुस्तान के हर दिग्गज नेता की नाक जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी है। जॉर्ज पंचम की नाक से भारतीय सभी नेताओं की नाक बड़ी है। आखिरकार जब किसी आम आदमी की नाक को काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगाया जाता है तो सबको लगता है कि हिंदुस्तान की नाक कट गई है। सभी अखबार को इसे सांकेतिक विरोध के रूप में दिखाते हैं, लेकिन कोई छापता नहीं है। दिखाने के लिए तो सभी लोग दिखाते हैं, लेकिन छापने का प्रयास कोई नहीं करता है। प्रश्न संख्या हम 9वीं की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 9वां इस प्रकार है कि जॉर्ज पंचम की लाट पे किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि बच्चों की नाक फिट न होने की बात लेखक किस ओर इंडिकेट करता है, किस ओर संकेत करता है। इसके उत्तर पे हम विचार करें। मूर्तिकार को पता चलता है कि हर भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इस कथन के द्वारा लेखक हमारे आत्मसम्मान की ओर संकेत करता है कि विदेशियों से हमारी प्रतिष्ठा ज़्यादा है। भले ही सभी हुक्मरानों रानी के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जब बात अपनी नाक की होती है तो बिरला ही मानेगा, तो इससे समझौता करने को तैयार ही होगा। यानी सभी लोग भारतीयों की प्रतिष्ठा का ख्याल करते हैं। अगले हम सभी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबरों को किस तरह प्रस्तुत किया गया है। देखिए, अखबारों ने तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, यानी सटीक जानकारी नहीं दिया है। अखबारों में लिखा है कि मूर्तिकार का इतना बेहतर काम किया है कि नाक बिल्कुल असली लगती है। ऐसा संभवतः 2 कारणों से किया गया होगा। रानी को उनके मातहतों को न लगे, खुश करने के लिए कि हम अपनी नाक कटाने को तैयार हैं। दूसरा कारण ये है कि यह बात पता
चलने पे जनता में कहीं आक्रोश न उत्पन्न हो जाए, इसलिए सभी लोग बड़े संक्षिप्त ढंग से इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये रानी को भी बुरा न लगे, रानी के जो आने वाले हैं साथ के लोग उन्हें भी बुरा न लगे और भारतीयों को भी बुरा न लगे। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर देखें। ये पंक्ति भी हमारी उस मानसिकता को दर्शाता है जिसके कारण हम पश्चिमी देशों को प्रगति का पर्याय मानते हैं। अपने कई नेताओं को कहते हुए सुना होगा कि पटना को हांगकांग बना देंगे या मुंबई को लंदन बना देंगे। वो शायद भूल जाते हैं शहर की अपनी एक आत्मा होती है। आप हांगकांग बना देंगे यानी हांगकांग की आत्मा यहाँ पे ला देंगे या उसकी पुरानी धरोहर को आप छोड़ देंगे। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, लेकिन हमारी हीन भावना के कारण हम समझ बैठते हैं कि नई दिल्ली में सब कुछ है, केवल नाक नहीं है। यानी हम उनकी कॉपी करते हैं, हम उनका जो है अनुसरण करते हैं। इससे हम सभी को बचना होगा। इस तरह के आंख मूंद के अंधानुकरण यानी आंख मूंद के अंधानुकरण से हम सभी को बचना ही होगा। चलिए अंतिम प्रश्न शायद है प्रश्न संख्या 12वां कि जार पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे? प्रश्न एक बार देख लें। जार पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे? इसका आंसर देखें। जार पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार, पत्रकारों को शायद अपनी भूल का एहसास हो गया था। उस दिन केवल एक गुमनाम आदमी की नाक नहीं कटी थी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नाक कट गई। अखबार पत्रकार लोगों को, पत्रकारिता से जुड़े लोगों को एहसास हो चुका था कि रानी से छोटी छोटी जुड़े खबरों को तवज्जो दे रहे थे, वरीयता दे रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका था कि हम भारतीयों की भी अपनी पहचान है। पूरे विश्व में सबसे अलग जो भारतीय अपनी पहचान बनाते हैं, उन्हें एहसास हो गया था कि किसी एक गुमनाम आदमी, एक पाश्चात्य देशों के सम्मान के लिए हम अपनी नाक काट दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा व्यंग, एक सबसे बड़ी टिप्पणी यहाँ पे की गई है। यानी एक गुमनाम व्यक्ति की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नाक कट गई है। जिन अंग्रेज़ों ने आज़ादी दिलाने, जिन अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के नाम पे हजारों जिंदगियां कुर्बान हो गई, उसी दिन की एक बेजान बुत के लिए हमें बचाने के लिए नाक कटवा दी। अंग्रेज से आज़ादी लेने के लिए हमें नाकों चने चबाने पड़े थे। उसी आताताई जिसने भारतीयों पे कहर डाला था, उसी आताताई के लिए नाक कटवा दी। इसलिए उस दिन को शर्म से अखबार चुप थे, अखबार खामोश थे, कुछ न बोलने के लिए। कहीं भी किसी भी अखबार में कोई खबरें नहीं थी। इस तरह हमने सभी प्रश्नों पे विचार किया और आशा है कि आप इस प्रश्नों को भली भांति समझ गए होंगे। आपने चैप्टर को भी पढ़ा था तो आप इसे बेहतर ढंग से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अपने शब्दों में लिखने से आप रटने की प्रवृत्ति से बच सकते हैं और सार्थक ढंग से टू द पॉइंट यानी जो पूछा गया है यानी उसी का उत्तर दें। इधर उधर हम अपने को भटके ना, सटीक ढंग से मात्राओं को ध्यान देते हुए उत्तर हम लिखें तो सटीक उत्तर लिखते हैं और सही मूल्यांकन होता है। चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।